नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को इंडिया में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो मैंने आप लोगों को समझाया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, लेकिन क्लासिफिकेशन समझने से पहले आज की वीडियो में हम लोग राजकृष्ण कमेटी ने जो रिपोर्ट जो दी थी गवर्नमेंट को, और उसमें 4 चीज़ें समझाई थी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हम लोग पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझाऊंगा क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो श्री राजकृष्णा कमेटी ने जो रिपोर्ट साइन की थी गवर्नमेंट को, उसमें उन्होंने 4 चीज़ें समझाई थी। सबसे पहला था कि अनएम्प्लॉयमेंट समझने के लिए सबसे पहले समझो कि टाइम, कि भाई कितने समय का काम मिल रहा है। तो इफ एनी पर्सन हैज विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक, ही इज सेड टू बी इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। अगर किसी इंसान की काम करने की इच्छा है, उसकी शक्ति है, तैयारी भी है, लेकिन उसको एक वीक में, एक हफ्ते में 28 घंटे से कम का काम मिलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 28 घंटे का काम मिलता है एक पूरे वीक में, हफ्ते में, तो उसकी जो बेरोजगारी की तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा है, highly intensively unemployed. But those who are employed for more than 28 hours and less than 42 hours in a week, then they are considered as less intense unemployed. लेकिन ऐसे लोग जिनको काम करने की इच्छा शक्ति तैयारी है और उनको काम मिल रहा है 28 घंटे से ज़्यादा, लेकिन 42 घंटे 42 आवर्स से कम काम मिल रहा है, तो उनकी जो इंटेंसिविटी है अनएम्प्लॉयड की वो कम है। मतलब पार्ट टाइम तो उनको काम मिल रहा है, हाँ फुल टाइम का काम नहीं मिल रहा है। लेकिन जिनको 28 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा है एक वीक में, वो हाईली इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है। और जिनको 28 घंटे से ज़्यादा लेकिन 42 आवर्स से कम काम मिलता है, उनके इंटेंसिविटी, बेरोजगारी की तीव्रता थोड़ी कम है। ये था समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। इससे पता चले कि कितने लोगों को कैसा काम मिल रहा है, कितने लोगों को कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। तो ये जानने के लिए राजकृष्णा कमेटी ने ये सुझाव भेजे थे, और उसमें 4 चीज़ें। उसमें पहला है टाइम, जो मैंने आप लोगों को समझाया। सेकंड है इनकम। अब अगर मान लो किसी को काम मिल गया, अब आज मान लो कि आज के समय में अगर मान लो मुझे काम, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे काम मिल गया, लेकिन मुझे ऐसा काम मिला, पूरा दिन काम करता हूँ और पूरा दिन काम करने के बाद वो मुझे देते 100 रुपये। और अगर मान लो मैं पूरे 30 दिन काम करता हूँ तो भी मेरी इनकम हुई 3,000 रुपये। तो क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में 3,000 रुपये में मेरी फैमिली प्राइमरी रिक्वायरमेंट, मेरी फैमिली चला पाऊंगा अच्छे से? उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाऊंगा 3,000 रुपये में? नहीं होगा। तो यहाँ पर इनकम के लिहाज से सिर्फ काम मिल जाए, लेकिन अगर मान लो इतनी इनकम भी ना मिले कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, तो फिर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो मतलब काम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको काम तो मिल गया, लेकिन इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो गरीब रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती है। तो देखो क्या लिखा है, इनकम, व्हेन अ पर्सन गेट्स वेरी लेस इनकम विच कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पॉवर्टी, देन फ्रॉम द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ही इज पुअर। देखो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, काम सबको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी एम्प्लॉयमेंट का क्या फायदा, ऐसे काम का क्या फायदा कि जो इंसान की परिवार की गरीबी को भी दूर ना कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होते ही गरीबी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। इसीलिए राजकृष्ण कमेटी ने यहां पर इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी भी इंसान को काम मिल रहा है, लेकिन उसको इतनी इनकम नहीं मिल रही है कि जो उसकी गरीबी को दूर कर सके, तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको गरीब मानेंगे। और हमें ज़्यादातर गांव में ऐसी गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि जहां पर लोगों को काम तो मिलता है, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि वो अपनी गरीबी को दूर कर सके। इन रूरल इंडिया स्पेशली दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज सीन। फॉर एग्जाम्पल, a person required rupees 30,000 per month for satisfying the needs of his family, but earning only rupees 15,000 or less,
देन दैट फ्रॉम हिज प्रेजेंट जॉब। जैसे कि किसी इंसान को अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 30,000 रुपये प्रति महीना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ अपनी करंट जॉब से, जहाँ पर नौकरी कर रहा है वहाँ से सिर्फ 15,000 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू इनकम इतनी मिलनी चाहिए। यहाँ पर राजकृष्णा कमेटी ने इनकम के बारे में क्यों लिखा है? क्योंकि राजकृष्णा कमेटी गवर्नमेंट को ये सुझाव देना चाहती है कि जब भी काम मिले तो इतना ऐसा काम मिले कि उनकी गरीबी दूर हो सके, इतनी इनकम मिले कि लोग अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। आप कॉमन सेंस देखो, आप थोड़ा अपने हिसाब से लॉजिक से सोचो कि अगर मान लो किसी भी इंसान, कोई भी इंसान बेरोजगार है और अगर मान लो उसको काम मिल जाता है, लेकिन काम मिलने से अगर मान लो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं जिससे वो रोटी कपड़ा और मकान जैसी प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर सकता है, ठीक है, तो फिर उस काम का मतलब, भले काम करना है, काम सबको करना है, लेकिन उस काम का इतना इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा और वो एम्प्लॉयमेंट फिर, वो जो रोजगारी है वो गरीबी को नहीं दूर कर पाएगी। तो हमें ऐसी रोजगारी चाहिए जो गरीबी को भी दूर करे, जो लोगों की प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरी करे। इसलिए राजकृष्णा कमेटी ने ये दूसरा पॉइंट इनकम के बारे में यहाँ पर समझाया है। तीसरा है विलिंगनेस। When a person is eligible of getting good job, but she or he does not get good job as per her or his eligibility and accepts lower cadre job and gets very less income from this job, then he is underemployed। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब कोई भी इंसान एलिजिबल है, ठीक है, वो लायक है अच्छा काम करने के लिए, उसके पास डिग्री है, उसकी इच्छा है, शक्ति है, तैयारी है, लेकिन उसको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिलता है, और जो उसके पास डिग्री है या जो उसके पास एक्सपीरियंस है या तो जो उसको काम चाहिए जिसके लिए वो एलिजिबल है, उससे कम कैडर वाला जॉब उनको एक्सेप्ट करना पड़े और इससे उसको कम इनकम मिले, तो ऐसे इंसान को हम अर्ध बेरोजगार बोलेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लो कि मैं कहीं पर स्कूल में टीचर के तौर पर सब जगह अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मान लो कि मंदी इतनी है कि कहीं पर काम नहीं मिल रहा है, और अगर मान लो किसी स्कूल में मैं गया, मेरी एलिजिबिलिटी है कि एज अ टीचर मैं पढ़ा सकूँ, लेकिन किसी स्कूल में मुझे ऐसा बोला कि भाई टीचर के तौर पर तो कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन आप प्यून के तौर पर हम आपको हेड प्यून बनाएंगे, प्यून के तौर पर आपको काम करना है। तो अब सोचो, टीचर की वैल्यू ज़्यादा होगी या प्यून की वैल्यू ज़्यादा होगी? तो मैं, अब मुझे कंपलसरी, मान लो कि मुझे काम चाहिए ही चाहिए, ऐसी कंडीशन है, तो मैं उस हेड प्यून के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब वहाँ पर मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मुझे काम नहीं मिला, लोअर कैडर जॉब, और सैलरी भी मुझे कम मिलेगी, तो यहाँ पर मुझे काम एक्सेप्ट करना पड़ा। काम मुझे मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वो काम एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं एलिजिबल था तो अच्छी जॉब के लिए, लेकिन मुझे ये काम एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ऐसे इंसान, मेरे जैसे इंसान को, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसको बोलते हैं हम अर्ध बेरोजगार, अंडर एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मुझे काम मिला नहीं और इस हिसाब से मुझे सैलरी भी नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा, इफ CA हैज़ टू वर्क एज अ क्लार्क, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है और मजबूरी में उसको क्लार्क के तौर पर काम करना पड़े, तो एक तो उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं होगी CA जितनी, और उसको सैलरी भी CA जितनी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? वो अंडर एम्प्लॉयड, अर्ध बेरोजगार। तो ये है विलिंगनेस, इच्छा शक्ति। अंडर एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विलिंगनेस भी है और प्रोडक्टिविटी भी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई इंसान ज़्यादा काम करना चाहता है लेकिन उसके पास उतना काम ही नहीं, उसको उतना काम ही नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे इंसान को भी हम क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयड। क्योंकि इच्छा तो है ज़्यादा काम करने की, लेकिन उतना काम मिल नहीं रहा है। देखो क्या लिखा है, when a laborer is working with less than his actual productivity then production is less than his productive capacity। कोई भी लेबरर जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी से कम प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहा है, तो फिर जो प्रोडक्शन आएगा वो कैसा आएगा? उसकी कैपेसिटी से कम आएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन मेक 20 मीटर क्लोथ्स इन अ डे बट गेट्स अ जॉब वेयर ही कैन मेक ओनली 10 मीटर क्लोथ्स। एक इंसान जो है उसको मान लो कि कपड़े सीने का काम आता है, वो 20 मीटर कपड़ा बना सकता है, लेकिन उसको जॉब मिली है, मतलब उसको जहाँ पर जॉब मिली है, काम मिला है, उसको सिर्फ 10 मीटर कपड़े बनाने का ही काम मिल रहा है। उतना काम नहीं मिल रहा है जितना उसको काम चाहिए, तो उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे।
तो इसको भी हम अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे कि जितना काम चाहिए उतना काम मिल नहीं रहा है, अर्ध बेरोजगार बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू अबव मेजरिंग रोड्स अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इन अ फॉलोइंग टाइप्स। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के साथ और अलग अलग देशों में कौन से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये 4 पॉइंट समझने जैसे आप लोगों को, राजकृष्णा कमेटी ने ये 4 पॉइंट के बारे में समझा है। टाइम, किसको कितने समय का काम मिल रहा है। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर ऐसी रोजगारी मिले कि जो गरीबी को भी दूर ना कर सके तो फिर वो रोजगारी है ना इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। मिली वो अच्छा है, लेकिन ऐसी रोजगारी मिलनी चाहिए कि जो गरीबी को दूर कर सके। विलिंगनेस, इच्छा शक्ति, एलिजिबिलिटी के हिसाब से काम मिलना चाहिए, और जब एलिजिबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिलता है, लोअर कैडर की जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तो फिर उसको अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं, अर्ध बेरोजगार। और प्रोडक्टिविटी, जितना काम करना हम चाहते हैं, हमारी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उससे जब हम लोग कम काम करते हैं मजबूरी में क्योंकि काम नहीं मिलता है, तो फिर हम उसको भी अंडर एम्प्लॉयड, अर्ध बेरोजगार बोलेंगे। तो ये 4 चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना: टाइम, इनकम, विलिंगनेस और प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के साथ और वीडियो के साथ 2 लेक्चर से हम लोग, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं 2 लेक्चर से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, मतलब मैं खुद नहीं आ रहा हूँ वीडियो में क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। सो नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों के साथ आऊँगा वीडियो में और आप लोगों को समझाऊंगा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का, और अलग अलग देश में कौन से तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। आशा रखता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम है तो डाउट सेशन जब भी हो तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।